नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स, जो हमारा बायोलॉजी का जो फर्स्ट क्लास था वो हम लोग ने बहुत अच्छी तरह से देखा था। आशा करते हैं कि आप लोग को भी बहुत पसंद आया होगा। तो आज ये आपका बायोलॉजी का आपका सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, आपका आज हम लोग देखेंगे सेल बायोलॉजी को, ठीक है। सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। उससे पहले बता दें कि ये क्लास किन लोगों के लिए है। ये क्लास दोस्तों आपका जो बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा, इसके अलावा बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। इसके अलावा आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, या आप कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हो जहाँ से आपके सम्मान विज्ञान के जो प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए आपका जो ये क्लास है बहुत ही उपयोगी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्लास है उन लोगों के लिए है जो लोग जिन लोगों के पास उतना जो पैसा होता है नहीं होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जो ऑफलाइन ऑनलाइन जो कोर्स है वो ले सकें। वो आसानी से आप इसको भी आसानी से पढ़ सकते हैं। रेगुलर अगर आप क्लास करते हैं तो हाँ, आपको बहुत हद तक बहुत चीज़ें हैं जो कि आप कवर हो जाएंगी। बाद में हम लोग प्रश्न को भी देखेंगे जब आपका ये सेल चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब, ठीक है। तो वो तो बात रही बात की। चलिए हम लोग वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। कोई इस पर आपका कोई जोर नहीं है, ठीक है, कि आप कर ही दीजिए। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे सेल बायोलॉजी के ऊपर। सेल बायोलॉजी कहने का मतलब है, जो लोग हिंदी माध्यम से हैं, सेल बायोलॉजी का मतलब होता है आपका कोशिका जीव विज्ञान, ठीक है। बात करेंगे आज हम लोग कोशिका जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। आप नोट्स हैं इसको बनाते चलिएगा। पीडीएफ अगर आप कहिएगा तो आपको देंगे, तो आप लोग जैसा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा कि आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। उस तरह से आपको बनाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कोशिका जीव विज्ञान, ठीक है। कोशिका जीव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था बायोलॉजी माने जीवों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो कोशिका जीव विज्ञान है उसमें दोस्तों इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं किसका, तो हम लोग अध्ययन करते हैं कोशिकाओं का, ठीक है। तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसी को दोस्तों हम लोग करते हैं कोशिका जीव विज्ञान, या आपका सेल बायोलॉजी कहा जाता है। उसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब तो बात रहा कि जो सेल बायोलॉजी जो शब्द है वो आपका किसने दिया था, ठीक है। सेल बायोलॉजी शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है, शब्द की बात कर रहे हैं ना कि फादर की, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी जो शब्द है वो दोस्तों आपको दिया किसने था, इसको याद रखिएगा। इसको दिया गया था आपका हर्टविग के द्वारा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, नहीं तो दिमाग में आप रख सकते हैं तो दिमाग में भी आप रख सकते हैं, ठीक है। हर्टविग के द्वारा दोस्तों आपका ये जो सेल जो बायोलॉजी जो शब्द है वो आपको दिया गया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक शब्द आपका है साइटोजेनेटिक्स, ठीक है। साइटोजेनेटिक है, मिलता जुलता आपका वर्ड है। जैसे सेल बायोलॉजी है उसी प्रकार से आपका साइटोजेनेटिक्स है, ठीक है। तो साइटो जो जेनेटिक्स शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। साइटोजेनेटिक्स को जब हम लोग अलग करते हैं तो साइटो प्लस जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में दोस्तों हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, जीन का, डीएनए का, क्रोमोसोम का, इन सभी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो साइटोजेनेटिक्स जो शब्द है वो दिया गया था फ्रेंड्स आपका एच.जे. म्यूलर के द्वारा, ठीक है। एच.जे. म्यूलर के द्वारा आपका ये जो शब्द है आपका दिया गया था। अगर आपको वहाँ पर नहीं दिख रहा है तो म्यूलर सिर्फ याद रखिएगा, पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पूरा नाम आपके ऑप्शन में वहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। तो म्यूलर बस याद रखिएगा कि साइटो जो जेनेटिक शब्द है वो आपका म्यूलर के द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो सेल बायोलॉजी जो शब्द है वो फ्रेंड्स आपका हर्टविग के द्वारा है जो कि आपको दिया गया था। ये तो बात रहा आपका शब्द का। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, ठीक है। तो उसको साइटोलॉजी कहें या कोशिका विज्ञान के जनक, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान के जो जनक है, ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है वो आपसे अगर पूछ दिया जाए तो कोशिका जो विज्ञान के जनक होंगे वो दोस्तों आपके कौन होंगे, रॉबर्ट हुक होगा, ठीक है, रॉबर्ट हुक होंगे, ठीक है। रॉबर्ट हुक आपके कोशिका विज्ञान के जनक है। इस बात को आप याद कीजिए, रट लीजिए, जो करना है कीजिए। लेकिन हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका कोशिका विज्ञान के जनक आपकी रॉबर्ट हुक हैं। तो रॉबर्ट हुक आखिरकार कोशिका विज्ञान के जनक क्यों हैं, ठीक है। ये मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि रॉबर्ट हुक ही आपके कोशिका विज्ञान के जनक क्यों हैं, ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने, आप लोग को जब पहले पढ़े होंगे या जो पहली बार पढ़ रहे हो जान लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने ही जो कोशिका है उसका खोज किया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने ही आपका कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने कैसे किया, क्या किया, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपके रॉबर्ट हुक का चित्र है। तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने पहली बार जान लीजिए कोशिका का जो खोज है वो आपका किस वर्ष किया था, आपका 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कोशिका का खोज किसने किया, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक
कौन से ईयर में किया था? 1665 में किया। ये आखिरकार इन्होंने किया कैसे? ठीक है, तो देखिए ये जैसे आप लोग आइंस्टीन के बारे में जानते होंगे। ठीक है, आइंस्टीन है जो कि आपके पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो आम गिरा तो ये गिरा, तो आपका जो खोज करना था उन्होंने किया। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका जो रोबोट हुक है, आपका रोबोट हुक है, वो भी आपके पेड़ के नीचे बैठे होंगे या कहीं से जा रहे होंगे या आ रहे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने यह पेड़ के यहाँ पर जो छाल होता है, ठीक है, बहुत से जो लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, यहाँ पेड़ में आपका एक छाल होता है। ठीक है, तना का एक छाल होता है जिसे कि कॉर्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो कॉर्क को इन्होंने लिया। ठीक है, कॉर्क को इन्होंने लिया और इन्होंने एक आपका माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था। ये माइक्रोस्कोप ये देख सकते हैं रोबोट हुक के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो जब पेड़ की छाल को इन्होंने थोड़ा सा लिया और माइक्रोस्कोप में रखकर इन्होंने जब देखा, ठीक है, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में रखकर देखा, तो जब ये देखें तो इनको जो आपका जो छाल था, जो कॉर्क का सेल था, ये कॉर्क का छाल था, ये इनको मधुमक्खी के छत्ता की तरह है जो कि देखने को मिला था। ठीक है, किसके तरह? मधुमक्खी का छत्ता। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जब आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखते होंगे तो आपको भी इस प्रकार का दिखता होगा। ठीक है, तो मधुमक्खी के छत्ता की तरह इन्होंने क्या किया? कॉर्क का जो छाल था उनको देखा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर इनको क्या मिला? यहाँ पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तो जब इन्होंने मधुमक्खी की छत्ता को देखा, मतलब कॉर्क के सेल को देखा, तो इनको नजर आया कि यहाँ पर आपका गैप कुछ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? आपको गैप दिख रहा है। ठीक है, तो इन्हीं गैप को इन्होंने नाम दिया आपका सेल। ठीक है, इन्हीं गैप को इन्होंने नाम दिया आपका सेला। ठीक है, इन्हीं गैप को इन्होंने नाम दिया आपका सेला। ठीक है, जो बाद में चलकर आपका सेल बना। ठीक है, यही नाम आपका बाद में चलकर सेल बना था, तो इन्होंने इसी गैप को दिया था नाम आपका सेला। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग रूम कहीं आप लोग देखने वगैरह जाते होंगे, तो रूम का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर जब मधुमक्खी के छत्ता की तरह इनको कॉर्क सेल दिखा, तो यहाँ पर जो खाली स्थान जो दिखा उनको नाम दिया इन्होंने सेला। ठीक है, यही बाद में चलकर नाम जो बना वो आपका कौन सा नाम बना? सेल बना। ठीक है, तो इन्होंने आपका सेल का खोज इस प्रकार से जो कि किया था। थोड़ा सा आपका कहानी था, तो कहानी से रिलेट करके ही आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसे ही याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको कहानी से रिलेट करके याद रखना है। ठीक है, तो ये तो बात दोस्तों आपका रहा रोबोट हुक का। ठीक है, तो रोबोट हुक ने जब ये आपका खोज किया, तो इन्होंने नोट भी कहीं ना कहीं किया होगा। जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग भी कहीं ना कहीं नोटबुक में पेन से आप नोट करते होंगे। उसी प्रकार इन्होंने भी एक आपका नोटबुक बनाया जिनमें अपनी खोजों को आपका लिखा। ठीक है, वही नोटबुक बाद में चलकर एक पुस्तक बना और उस पुस्तक का नाम दोस्तों आपको पुस्तक का नाम दिया गया माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वो दोस्तों आपको किसने लिखा है या किसका है ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आपकी रोबोट हुक का पुस्तक है, जिसमें इन्होंने जो सेल खोजा था उसका जो वर्णन है इसी पुस्तक में इन्होंने है जो कि आपको किया है। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोबोट हुक के द्वारा ही लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने जो आपका सेल खोजा था, ठीक है, जो पेड़ है, ये पेड़ का जो तना का जो छाल है, ये कैसा सेल होगा? ये आपका मरा हुआ सेल होगा, यानी कि मृत कोशिका होगा। ठीक है, तो इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। इस बात को भी आप नोट कीजिएगा, इन्होंने कौन से कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज इन्होंने है जो कि आपका किया था। अब बात रहा कि मृत कोशिका का खोज इन्होंने किया, तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया होगा? ठीक है, तो देखिए जीवित कोशिका का खोज है वो उसको खोजने का श्रेय है किसको जानता है? तो ये आपके लीवन-हॉक। ठीक है, लीवन-हॉक को दिया जाता है। इसका पूरा नाम एंटोनी वान लीवन-हॉक था। ठीक है, तो लीवन-हॉक इनको जाता है क्या? जीवित कोशिका का खोज। ठीक है, जीवित कोशिका को खोजने का जो श्रेय है आपको लीवन-हॉक के ही दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटोनी वान लीवन-हॉक ने किया। मृत कोशिका का खोज किसने किया? तो आपका रोबोट हुक ने किया था। ठीक है, अब उनके विषय में कहानी सुने थे, तो इनके विषय में आपकी जो कहानी उसको सुन लीजिए। ठीक है, तो ये आपका जिस प्रकार ये आपका जो रोबोट हुक है उनका माइक्रोस्कोप था, उसी प्रकार ये आपका एंटोनी लीवन-हॉक का ये आपका क्या है? माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो ये एक समय आपका कहीं घूमने वगैरह जा रहे होंगे। ठीक है, तो आपका बारिश हुआ। ठीक है, बारिश के मौसम में आप लोग को भी घूमना बहुत पसंद होगा। ठीक है, हालांकि घूमते नहीं होंगे, फिर भी उसी प्रकार का जो मनपसंद जो आपका था, इनको भी था कि बारिश में थोड़ा सा घूमे। ठीक है, तो जब इन्होंने बारिश हुआ घूमने निकले, तो आपके बारिश में जब आप लोग जाते होंगे तो बहुत जगह कीचड़ वगैरह भी आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, बारिश तो दूर से आपको अच्छा लगता है, जब आप उसके पास जाइएगा, उसमें बारिश में घूमिएगा तो आपको कीचड़ भी मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो पैर था, पैर में आपका जो कीचड़ है बहुत लग गया। ठीक है, जब कीचड़ आपको लगता है तो आप लोग को भी बहुत किसी को खुजली वगैरह होता होगा। ठीक है, तो इनको भी पैर में जब कीचड़ लगा तो खुजली
खुजली हुआ तो इनको जानने का उत्सुकता हुआ कि जो खुजली है आखिरकार हो क्यों रहा है। ठीक है, ये हो क्यों रहा है आपका खुजली। तो जब ये आपके खुजलाएं तो खुजलाते खुजलाते कुछ जो आपका पेड़ का कोशिका था वो नाखून में फंस गया। ठीक है, तो नाखून में फंस गया तो नाखून से फंसा हुआ जब ये कोशिका को निकालें और ये जब आपका जो ये माइक्रोस्कोप था, ठीक है, किस प्रकार का माइक्रोस्कोप है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, बस जान लीजिए कि हाँ इनका माइक्रोस्कोप था। उन कोशिका को जो खुजला रहा था उन कोशिका को जब इस माइक्रोस्कोप में इन्होंने रखा, ठीक है, इन्होंने रखा तो इसके अंदर इनको एक जीव दिखाई दिया। ठीक है, इनके अंदर आपका एक क्या दिखाई दिया, जीव, जो कि आपका हिल रहा था, डुल रहा था। ठीक है, जब ये माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो ये जीव आपका हिलता डुलता, जब ये माइक्रोस्कोप हटा लेते हैं तो वो बिल्कुल नहीं दिखता। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपका क्या हुआ कि इन्होंने इस जीव का जो नाम दिया, इस जीव का नाम दिया आपका एनीमिला। ठीक है, एनीमलाकुलस। ठीक है, एनीमिलाकुलस इस जीव का इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एनिमलक्यूलस जो नामकरण है वो किसने दिया था, तो ये आपका लीवनहॉक ने ही इनको दिया था। ठीक है, यही एनिमलक्यूलस जो आपका नाम है बाद में चलकर आपका बैक्टीरिया नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, यही एनिमलक्यूलस जो नाम है यही चलकर बाद में आपका बैक्टीरिया के नाम से प्रचलित हुआ, जिसे कि हम लोग आज जीवाणु के नाम से जानते हैं। जीवाणु कहें आपका या बैक्टीरिया कहें या आपका एनिमलक्यूलस कहें, आपका एक ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम है तो आपका एनिमलक्यूलस है। ठीक है, तो ये जो एनिमलक्यूलस जो जीव था वो दोस्तों आपको जब ये माइक्रोस्कोप में देखते हैं तभी दिखाई देता है, जब माइक्रोस्कोप हटा लेते हैं तो इनको ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इनको नाम दिया इन्होंने आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस जीव का क्या नाम दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपका इन्होंने नाम दिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहें तो सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव इन्होंने है जो कि आपका नाम दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार उनको सूक्ष्म विज्ञान का भी जनक इनको ही कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार सूक्ष्म विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो ये दोस्तों आपके लीवनहॉक को ही कहा जाता है सूक्ष्म विज्ञान के जनक। ठीक है, इन सब के अलावा लीवनहॉक को क्या क्या खोजने का श्रेय जाता है, क्या क्या नहीं जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब ये आपके जीव देखें, जीव आपका कीचड़ निकाले, कीचड़ से कोशिका निकाले, कोशिका को माइक्रोस्कोप में रखें, माइक्रोस्कोप को देखें तो जीव आपका हिलता डुलता दिखाई दिया। फिर इनका उत्सुकता है धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो इन्होंने आपका आरबीसी को भी देखा, स्पर्म यानी कि शुक्राणु को भी देखा, प्रोटोजोआ को भी देखा। ठीक है, तो ये आपका जो आरबीसी है, आरबीसी के अलावा आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु, इसके अलावा प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो प्रोटोजोआ जैसे कि आपका इसके अंदर आपका अमीबा आता है, अमीबा के अलावा यूग्लिना आता है। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि प्रोटोजोआ है वो आपका किस प्रकार का जीव है, तो आपका ये यूनिसेलुलर जीव है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इन सभी का भी खोज आपका किसको जाता है, तो आपका इन सभी का भी खोज आपका लीवनहॉक को भी जाता है। आरबीसी का खोज, स्पर्म का खोज या प्रोटोजोआ कहें तो अमीबा, यूग्लिना का खोज आपका इनको ही कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार आपका जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने अपने थ्योरी को अपने नोट किया और फिर उसको पुस्तक के रूप में परिभाषित किया, उस प्रकार इन्होंने भी किया। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम आपका था सीक्रेट्स। ठीक है, इस पुस्तक का नाम था आपका सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ नेचर इस पुस्तक का नाम था, जिससे कि हिंदी में हम लोग करते हैं प्रकृति का रहस्य। ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये हिंदी आपका नहीं आएगा, प्रकृति के रहस्य ऑप्शन में नहीं आएगा, आपको ये देवनागरी लिपि में ही लिखा रहेगा। सीक्रेट्स ऑफ जो रहस्य है, सीक्रेट ऑफ रहस्य आपका सीक्रेट ऑफ नेचर आपका किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको क्लिक करना है लीवनहॉक के द्वारा है, जो कि आपका ये पुस्तक है जो कि आपका लिखा गया है। तो लीवनहॉक से आपको इतना ही याद रखना है, इन्हें सूक्ष्म विज्ञान के पिता कहा जाता है। आरबीसी, स्पर्म या प्रोटोजोआ की खोज इन्होंने ही किया था। इसके अलावा एनिमलक्यूलस का खोज या बैक्टीरिया का खोज या माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक आपको इनको ही कहा जाता है। जीवित कोशिका का भी खोज आपको इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये कौन है, तो ये दोस्तों आपको कौन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये दोस्तों आपके हैं लुई पास्चर। ठीक है, ये कौन है, आपके लुई पास्चर हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लुई पास्चर के संबंध में कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स। ठीक है, तो जिस प्रकार आपके सूक्ष्म विज्ञान के जो जनक हैं आप कहा जाता है आपके लीवनहॉक को, उस प्रकार आपका जीवाणु जगत के पिता। ठीक है, जीवाणु जगत के पिता की बात करेंगे, ये किसे कहा जाता है, तो जीवाणु जगत के जो पिता हैं
वो कहा जाता है दोस्तों आपकी लुई पास्चर को। ठीक है, तो जीवाणु जगत के पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके लुई पास्चर जी को। इसको भी आप याद रखिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो बैक्टीरिया से जो जीवाणु से जो होने वाले रोग हैं, होने वाले रोग का कारक वगैरह इनका खोज आपका इन्होंने किया था। लेकिन सूक्ष्म विज्ञान का जो पिता है वो आपके एंटवन वान लीeuwenhoek को, और आपके जीवाणु जगत के पिता की बात करेंगे तो लुई पास्चर है, जो कि इनको कहा जाता है। आप लोग फिगर के माध्यम से देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों आपका आधुनिक कोशिका के पिता के। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत के बाद पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत के बाद पढ़ते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये इन सभी का जो संबंध था आपके प्राचीन कोशिका से था, यानी कि प्राचीन समय में खोजे थे जब आपका माइक्रोस्कोप भी नहीं था, उतना सारे संसाधन भी नहीं थे। ठीक है, तो उस प्रकार दोस्तों जब हम लोग आगे चलते हैं तो आगे आधुनिक कोशिका के पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक कोशिका की बात करें तो जिस प्रकार हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि आपका 1757-58 के बाद शुरू होता है, उसी प्रकार जो आधुनिक कोशिका है, आधुनिक जो युग है कोशिका के संबंध में वो दोस्तों आपका 19वीं शताब्दी के बाद जितने भी खोज वगैरह होते हैं वो आपके आधुनिक समय के कहा जाते हैं। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के बाद जितने भी खोज वगैरह हुए वो दोस्तों आपके आधुनिक खोज हुए। ठीक है, तो आधुनिक खोज हुए, तो आधुनिक कोशिका के जो पिता हैं वो किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो आधुनिक कोशिका के जो पिता हैं वो दोस्तों कहा जाता है कार्ल। ठीक है, याद रखिएगा आपको, कार्ल पी स्वानसन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है। ठीक है, तो कार्ल पी स्वानसन को कहा जाता है आपका आधुनिक कोशिका के पिता। ठीक है, फिर इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया, उस पुस्तक का नाम था आपका सेल बुक। ठीक है, एक पुस्तक का ही नाम है आपका सेल बुक। जैसे हिंदी में याद रखना है तो हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में याद रखना है तो हिंदी में याद रखिए। तो सेल बुक जो पुस्तिका है आपका कार्ल पिन स्वानसन के द्वारा है, जो कि लिखा गया था। आधुनिक कोशिका के पिता है, जो कि इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा भारत के संबंध में जैसे आपका विश्व इतिहास पढ़ते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपका पूरे विश्व स्तर पर आपका जो कोशिका वगैरह है उनके पिता हैं। तो एक आपके भारतीय स्तर पर भी एक पिता हुए। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। ठीक है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये जो हैं आपके, ये हैं आपके अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, यानी कि AK शर्मा इनका पूरा नाम, AK शर्मा है, पूरा नाम इनका है अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा इनका पूरा नाम है। कितने हंसते हुए आप इस फिगर में देख रहे होंगे। तो जी ये अरुण कुमार जो शर्मा है, इनको कहा जाता है आपका भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता आपके AK शर्मा या अरुण कुमार शर्मा को ही कहा जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा के विषय में कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए। ठीक है, अरुण कुमार शर्मा है, इनको आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, जो कि दोस्तों आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी प्रश्न आपका स्टैटिक जीके का पार्ट बनता है बार बार। तो आपका जो शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो दोस्तों आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यहाँ से आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो इनको पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, तो इनको आपका 1967 ईस्वी में दिया गया था, 1967 में। इसके अलावा 1983 में, ठीक है, 1983 में इनको दोस्तों आपका पद्म भूषण भी अवार्ड है जो कि दिया गया है। ठीक है, पद्म जो भूषण जो अवार्ड है आपका भारत का जो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसमें से आपका जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका है पद्म भूषण, इनको दिया गया था 1983 में, जिस वर्ष जो भारत आपका पहला वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, इसके अलावा ये शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है ये देने का जो सिलसिला है किस वर्ष से स्टार्ट हुआ, तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो आपका देने का जो शुभारंभ हुआ वो आपका 1958 ईस्वी से है, जो कि शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, आगे क्या है आपका सेल थ्योरी है। ठीक है, सेल थ्योरी कहें तो आपका कोशिका सिद्धांत। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं आपका कोशिका सिद्धांत। ठीक है, देखिए किसी न किसी चीज़ का एक सिद्धांत होता है, मानव होने का भी एक सिद्धांत है कि आप मानव क्यों हैं, आपके पास 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 नाक है, 1 कान है, 1 कुत्ता है, तो कुत्ता क्यों है। ठीक है, उसी प्रकार एक कोशिका है तो कोशिका क्यों है, कोशिका कौन है, उसका भी एक नियम है, कानून है। जिस प्रकार आपका 2 पैर है, 2 हाथ है, उस प्रकार कोशिका का भी कुछ ना कुछ होगा, तभी तो वो कोशिका कहलाएगा। ठीक है, कोई अगर भारतीय है तो भारतीय क्यों है, उसके पास आधार कार्ड वगैरह होगा,
तभी तो वो भारतीय है। उसी प्रकार कोशिका कौन है कौन नहीं है उसके लिए भी दोस्तों आपका नियम कानून है जो कि बना है, ठीक है। उसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी, ठीक है। तो ये जो सेल थ्योरी है सर्वप्रथम दिया किसने, ठीक है, ये एग्जाम में आपका बनता है। तो ये जो आपका सेल थ्योरी था वो दोस्तों आपके दो वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। दो वैज्ञानिक ने इन्होंने सेल थ्योरी है जो कि आपको दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उन दोनों वैज्ञानिकों को, ठीक है। एक वैज्ञानिक का नाम है आपका श्वान, ठीक है, एक वैज्ञानिक का नाम है आपका श्वान, एक वैज्ञानिक का नाम है आपका स्लेडन से, एक वैज्ञानिक नाम है आपका स्लेडन, ठीक है। आपको पूरा नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर नेट या ऑब्जेक्टिव या बेसी नहीं कर रहे हैं कि आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत है। बस आपको श्वान और स्लेडन से याद रखिएगा। इनका पूरा नाम आपका थियोडोर सोलान है। इसके अलावा इनका जो पूरा नाम है आपका मैथियास जैकब स्लेडन है, ठीक है। तो श्वान एंड स्लेडन के द्वारा आपका सेल थ्योरी है जो कि आपको दिया गया था। बस आप इतना ही याद रखिए। इन्होंने 3 नियम को प्रतिपादित किया था, ठीक है। इन्होंने 3 नियम है जो कि 3 पार्ट में आपका सेल थ्योरी जो कि दिया था। पहला नियम था आपका कि लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल, यानी कि जो सभी जो जीव है वो आपका एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो सेल है वो दोस्तों आपका एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। एक कोशिका से बना होगा उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे, जो बहु कोशिका से बना होगा उसे हम लोग मल्टी सेलुलर कहेंगे, जिसके विषय में हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा थ्योरी इन्होंने दिया कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। यानी कि जो सेल है आपका कोशिका है, कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है। जो आपके स्लाइडन थे वो दोस्तों आपका वर्क कर रहे थे प्लांट के ऊपर, और जो स्वान थे वो आपके वर्क कर रहे थे आपके एनिमल के ऊपर। इसके अलावा जो तीसरा जो आपके इन्होंने थ्योरी दिया वो दिया कि सेल्स कम फ्रॉम द अदर सेल, ठीक है। यानी कि जो सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान के चलती है एक आरबीसी, ठीक है। आरबीसी जो कि आपका एक सेल ही है, यानी कि आपका रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो फ्रेंड्स आपका होता है 120 दिनों का, ठीक है। तो 120 दिनों के बाद ये आपका मर जाता है, फिर भी तो आपके जीवन आपके बॉडी में जो आरबीसी है वो तो रहता ही है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों आपको ये कहते हैं कि सेल्स कम फ्रॉम द अदर सेल, ठीक है। यानी कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाएं से ही उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जब ये आरबीसी आपका मरता है तो इसमें दोस्तों आपका कोशिका विभाजन होता है, वो पहले से छोड़ देता है, बाद में जाके ये यही कोशिका दोस्तों आपको क्या करते हैं फिर से कोशिका बन जाता है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा आपका सेल है जो कि आपका बनते जाता है मरने के बाद भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका है ये आप देख सकते हैं ये आपका वायरस है, ठीक है। आप इसे कोरोना वायरस नहीं समझिएगा। तो आप बताइएगा कि ये जो वायरस है, ठीक है, ये जो आपका जीवाणु है ये क्या आपका ये आपका कोशिका है कि नहीं है, ठीक है। ये जीवाणु है ये आपका कोशिका है कि नहीं है, ठीक है। तो ये जीवाणु आपका कोशिका है जो कि आपका नहीं है, क्योंकि ये आपका सेल थ्योरी का है, जो आपका सेल थ्योरी का पालन है जो कि करता ही नहीं है, ठीक है। कुल सेल थ्योरी का पालन है जो कि दोस्तों आपका ये नहीं करता है, इसलिए दोस्तों ये कहलाता है आपका अकोशिकीय, ठीक है। इसलिए आपको कहलाता है ये दोस्तों आपका अकोशिकीय, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जीवाणु आपका कैसा है, ठीक है, यानी विषाणु, सॉरी ये दोस्तों आपका वायरस है यानी कि आपका विषाणु है, ठीक है। ये आपका सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है, इसलिए आपका ये कोशिका नहीं है। ये दोस्तों आपका अकोशिकीय यानी कि असेलुलर है, ठीक है। असेलुलर है, जहाँ भी आपका ए लग जाएगा इससे दोस्तों आपका उसमें समझिए कि वो नहीं होगा, ठीक है। तो वायरस आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका है कि नहीं है, तो आपका ये अकोशिकीय जीव है, ठीक है। कौन? वायरस यानी कि जीवाणु, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको एक मंत्र याद कीजिए, जिस प्रकार आप मंत्र याद रखते हैं, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों आपको एक मंत्र याद रखना है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। क्या याद रखना है आपका? ओमिनस, ठीक है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। ये मंत्र आप याद रख लीजिए। इससे क्या ये क्या है इसको भी जान लीजिए। ओमिनस यानी कि उत्पत्ति, इसका मतलब होता है आपका उत्पत्ति। इसके अलावा सेलुला का मतलब होता है आपका कोशिका, कोशिका होता है, ई से मतलब होता है से, और इसके अलावा सेलुला है अंत में, तो इसका भी मतलब होता है कोशिका, ठीक है। इसको जब अपोजिट करके पढ़िएगा तो याद रखिएगा कोशिका से कोशिका की उत्पत्ति, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला है जो शब्द है, ये जो वर्ड है वो किसने दिया था, ठीक है। तो ओमिनस सेलुला ई सेलुला जिसका मतलब होता है कोशिका का जो उत्पत्ति होता है आपका कोशिका से ही होता है। जैसा कि आपका सेल थ्योरी में भी इन्होंने जो आपका स्लाइडन एंड स्वान थे इन्होंने भी दिया था, तीसरा नंबर का जो थ्योरी था उनसे ही मिलता जुलता ये थ्योरी है। तो आपका जो ओमिनस सेलुला ई सेलुला जो थ्योरी है वो दोस्तों आपको दिया था रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने ये थ्योरी आपका दिया था। ये सभी जो वैज्ञानिक है वो दोस्तों आपका एक जगह सभी लोग काम नहीं कर रहे थे। पहले के ज़माने में आपका फ़ोन भी नहीं था कि हाँ फ़ोन कर दिए कि रुडोल्फ जो विर्चो था उन्होंने स्लाइडन एंड स्वान को फ़ोन कर दिए कि हाँ कोशिका पर काम कर रहे हैं, आप कोशिका पर काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी जो आपके एक दूसरे से क्या थे आपके जान पहचान में नहीं थे, ठीक है। तो ये भी आपके अपने समय में अपने जगह पर
कोशिका के ऊपर काम कर रहे थे वो सभी काम कर रहे थे, ठीक है। तो आपका जो रुडोल्फ विर्चो था वो दोस्तों आपके ओमनियस सेलुला ई सेलुला का जो शब्द दिया था, यानी कि कोशिका है जो कि कोशिका से उत्पन्न होता है। ये आपका इन्होंने 1855 में इन्होंने क्या किया था, ये दिया था। इसके अलावा कब ये जब ये आपका 34 वर्ष के आयु थे, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका दूसरे सेल से उत्पत्ति होती है। आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने दिया, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में, जब ये 34 वर्ष के थे तब, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, अगला जो है आपका वो है आपका लुई पास्चर के बारे में, ठीक है। लुई पास्चर के बारे में है, ठीक है। तो लुई पास्चर के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो ये दोस्तों आपका जो फिगर था वो दोस्तों आपके लुई पास्चर का ही था। ऊपर में हम लोग जब देख रहे थे उस समय हम लोग को देखना था। तो लुई पास्चर की बात करेंगे, इन्हें आपका आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लुई पास्चर जी को, ठीक है। लुई पास्चर को आधुनिक विज्ञान के जनक के बारे में जाना जाता है। इसके अलावा जो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है, यानी कि जर्म रोगाणु सिद्धांत है, उन्होंने भी कौन दिया था आपका, तो लुई पास्चर जी ने ही दिया था। इसके अलावा बात करेंगे रेबीज का वैक्सीन, ठीक है, रेबीज का जो टीका है, रेबीज का टीका। इसके अलावा कोलेरा का वैक्सीन, जिस प्रकार आपका कोविड का वैक्सीन था उसी प्रकार आपका रेबीज का वैक्सीन हुआ, कोलेरा का वैक्सीन हुआ। इसके अलावा एंथ्रेक्स का जो वैक्सीन है, ठीक है, इन सभी का भी खोज किसने किया था, तो इन सभी का भी खोज आपका किसने किया था, तो ये भी आपके लुई पास्चर जी ने किया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि रेबीज का वैक्सीन का खोज किसने किया, कोलेरा वैक्सीन का खोज किसने किया, एंड आपका एंथ्रेक्स वैक्सीन का खोज किसने किया, तो आपका लुई पास्चर जी ने ही किया था। इसके अलावा आपका पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण की बात करेंगे। पाश्चुरीकरण सिद्धांत किसने दिया था, तो पाश्चुरीकरण का जो सिद्धांत है ये भी आपका लुई पास्चर जी ने ही दिया था, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आप कहिएगा ये पाश्चुरीकरण सिद्धांत क्या है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए पाश्चुरीकरण सिद्धांत क्या होता है, ये आपके लाइफ से भी रिलेटेड आपका है। तो पाश्चुरीकरण का मतलब जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है कि दूध को जब आप हाई टेम्परेचर तक गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं, इसी प्रक्रिया में दूध में जो दूषित करने वाला जीवाणु होता है वो आपका मर जाता है। यही क्रिया पाश्चुरीकरण है जो कि कहलाता है, ठीक है। तो आप जब दूध को जीवाणु मारने के लिए जब उसमें गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर गर्म करते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण करते हैं। और ये सिद्धांत आपका किसने दिया था, तो लुई पास्चर जी ने ही ये एक सिद्धांत है जो कि आपको दिया था, तो इसको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है, अगला याद रखिएगा आपको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की बात करेंगे, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है वो फ्रेंड्स आपका यानी कि जीवाणु विज्ञान के पिता, ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता है जो कि किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान के पिता आपको कहा जाता है रॉबर्ट कोच को, ठीक है। रॉबर्ट कोच को आपका जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में है जो कि बन चुका है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो दोस्तों आपका है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, ठीक है। अब लोग हम लोग देखेंगे कि आपका जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन है, स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल का, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे यानी कि सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, तो सबसे जो छोटी कोशिका है वो दोस्तों आपका है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, आपका माइक्रोप्लाज्मा है जो कि दोस्तों आपका क्या है, सबसे छोटी कोशिका है, जिसे आप फिगर के माध्यम से देख भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल आपसे पूछा जाएगा तो आपको माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। माइक्रोप्लाज्मा की बात करेंगे तो माइक्रोप्लाज्मा ये दोस्तों आपका क्या है, एक आपका जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु है यानी कि आपका ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ऐसे तो दोस्तों आपका बैक्टीरिया जो होता है उसमें आपका जो कोशिका भित्ति होता है वो दोस्तों आपका उपस्थित होता है, ठीक है। सभी बैक्टीरिया में दोस्तों आपका जो कोशिका भित्ति होता है वो दोस्तों आपका प्रेजेंट होता है। लेकिन माइक्रोप्लाज्मा आपका ऐसा आपका जीवाणु है जिसमें आपका कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति आपका इसमें आपका नहीं होता है। कोशिका भित्ति के संबंध में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि आपका प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होता है, एनिमल सेल में आपका कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि जो माइक्रोप्लाज्मा है वो आपका एक प्रकार का जीवाणु है, जो ऐसा जीवाणु है जिसमें आपका कोशिका भित्ति है वो फ्रेंड्स आपका नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये दोस्तों आपका जीवाणु रोधी भी होता है, ठीक है। इसमें आपका कोई जीवाणु रोधी नहीं होता है, यानी कि एंटीबायोटिक नहीं होता है, ठीक है। जिस प्रकार आपको फीवर वगैरह लगता होगा, ठीक है,
फीवर वगैरह लगता है तो क्या होता है, कोई आपका जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो आपके शरीर में घुस जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खाते होंगे, ठीक है, जैसा कि पैरासीटामोल वगैरह खाते होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका माइक्रोप्लाज्मा आपके शरीर में घुसेगा तो इस पर आपका एंटीबायोटिक का कोई भी असर है जो कि आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये आपका एंटीबायोटिक नहीं है। इसके अलावा इसका आकार की बात करेंगे तो इसका आकार दोस्तों आपका होता है 0.1 से लेकर आपका 0.5 मिलीमीटर तक, ठीक है। 0.1 से लेकर 0.5 मिलीमीटर तक आपका इसका क्या होता है, आकार होता है, ठीक है। इसके अलावा एक आप याद रखिएगा PPLO, ठीक है। PPLO की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो PPLO का जो फुल फॉर्म होता है आपका पिलोरो, इसके अलावा इसका मीनिंग होता है निमोनिया, इसके अलावा इसका मीनिंग होता है एल से लाइक, और इससे होता है आपका ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपका पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसको इस तरह याद रखिएगा, जब आपका जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में दोस्तों आपका निमोनिया होता है, निमोनिया, ठीक है। जब निमोनिया आपको होगा तो आपको फेफड़ा है जो कि प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये जो आपका फेफड़ा में जो निमोनिया प्रभावित होता है इसी प्रकार के PPLO बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि जिसे कि पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही आएगा, क्योंकि PPLO का फुल फॉर्म है जो कि क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका माइक्रोप्लाज्म है, ठीक है, ये माइक्रोप्लाज्म है, इसे दोस्तों आपका पशु साम्राज्य का जोकर भी कहा जाता है, ठीक है। पशु साम्राज्य का जोकर इसको कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पशु समाज का जोकर किसे कहा जाता है, तो माइक्रोप्लाज्म को ही कहा जाता है, ठीक है। जोकर आखिरकार कहाँ क्यों जाता है, ठीक है। जोकर का क्या काम होता है, जोकर का काम सिर्फ हंसाना ही नहीं होता है, जोकर का काम होता है विभिन्न प्रकार का मुंह बनाना या अपना फेस का आकार चेंज करना, रोना धोना या हंसना, ठीक है। आप लोग समझते होंगे कि जोकर का काम सिर्फ हंसाना ही होता है, जोकर का काम हंसाना नहीं, वो अपना जो आकार होता है, कभी आप सैड हो जाएगा, कभी दुखी हो जाएगा, कभी वो हंस देगा, ठीक है। तो जोकर का काम वही होता है। उसी प्रकार आपका जो माइक्रोप्लाज्म जो कि पशु समाज का जोकर है, क्यों जोकर है, तो जो माइक्रोप्लाज्म होता है वो जो अपना आकृति होता है, ठीक है, आकृति होता है वो दोस्तों तुरंत तुरंत बदलता है, आपका छोटा रहेगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पशु समाज का जोकर कहा जाता है, जिसे माइक्रोप्लाज्मा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाएगा ये किस प्रकार का जीव है, तो ये दोस्तों आपका MLO यानी कि अणु जैसा जीव है, ठीक है। अणु की बात करते हैं तो अणु बहुत छोटा होता है, आप लोग को मालूम होगा। तो अणु जैसा जीव है, जैसे कि मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। MLO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो जो प्लाज्मा आपका किस प्रकार के किंगडम से संबंधित है, तो ये दोस्तों आपका मोनेरा, M से माइक्रोप्लाज्मा, M से दोस्तों आपका मोनेरा, याद रखिएगा ये आपका मोनेरा किंगडम से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये तो बैक्टीरिया था, ठीक है, जिसमें आपका कोशिका भित्ति नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है जिसमें आपका कोशिका भित्ति भी है, तो ये दोस्तों आपको बस याद रखना है डाइलिस्टर, ठीक है। डाइलिस्टर को याद रखिएगा, डाइलिस्टर एक ऐसा जीव है जिसमें आपका कोशिका भित्ति होता है और सबसे छोटा है, ठीक है। इसके अलावा इसका आकार की बात करेंगे तो 0.5 से लेकर आपका 1.6 मिलीमीटर इसका आकार होता है। ये तो बात हम लोग कर लिए आपका स्मॉलेस्ट सेल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आपका लार्जेस्ट सेल के बारे में, ठीक है, कि ये लार्जेस्ट सेल कौन सा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं तो लार्जेस्ट सेल में सबसे बड़ा जो आपका लार्जेस्ट सेल है आपका पूरे एनिमल किंगडम का, वो दोस्तों आपका है ऑस्ट्रिच का अंडा, ठीक है। वो कौन है आपका ऑस्ट्रिच का अंडा है, ये दोस्तों आप यहाँ पर ऑस्ट्रिच देख सकते हैं, जिसे कि हम लोग हिंदी में शुतुरमुर्ग के नाम से भी जानते हैं। आप लोग घूमने जाते होंगे चिड़ियाघर वगैरह तो ऑस्ट्रिच को देखते होंगे, ठीक है। तो जो आपका जो शुतुरमुर्ग है, जो जिन्होंने ये आपका अंडा दिया है, शुतुरमुर्ग का अंडा, यही दोस्तों आपका क्या है, ये आपका अंडा देख रहे हैं, ये आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो यही दोस्तों आपका लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल है आपका पूरे एनिमल किंगडम में। सबसे लार्जेस्ट सेल आपका कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। इसके वजन की बात करेंगे, इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन आपका 1.4 kg, ठीक है, लगभग 1.5 kg आपका इसका वजन है जो कि आपका होता है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे छोटा कोशिका आपका माइक्रोप्लाज्म, सबसे बड़ा कोशिका दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, सबसे बड़ा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्युलर जीव, ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको क्या होगा, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एसिटा बुलारिया जो आपका जीव है वो दोस्तों आपका सबसे बड़ा यूनिसेल्युलर जीव है, तो इसको याद रखिएगा एसिटा बुलेरिया, यही दोस्तों आपका एसिटा बुलेरिया है, ठीक है। ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा यूनिसेल्युलर जीव है। इसका साइज की बात करेंगे तो आपका 1 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक आपका इसका साइज जो कि हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आपका मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका के बारे में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करेंगे तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा कोशिका है वो कौन है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे जो बड़ा कोशिका है वो कौन है, तो दोस्तों आपका ह्यूमन एग यानी कि
ओवम जो आपका है वो आपका मानव कोशिका का सबसे बड़ा जीव है, ये आपका ओवम है। ठीक है, इसको आप बस देखिए और माइंड में बताइए कि आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका जिसे कि ओवम कहते हैं, अंड या डिंब भी कहते हैं। इसका जो आपका साइज होता है आपका 0.5 से लेकर आपका 0.2 मिलीमीटर तक होता है। ये आपका ओवम है, ये आपका स्ट्रक्चर है ओवम का, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका सबसे छोटा कोशिका की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल। ठीक है, सबसे छोटा कोशिका कौन होता है, तो स्मॉलेस्ट जो आपका ह्यूमन सेल होता है आपका सबसे छोटा कोशिका को याद रखना है। सबसे छोटा ये कौन होता है, तो ये आपका होता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म यानी कि शुक्राणु आपका सबसे छोटा कोशिका होता है। इसका साइज की बात करेंगे तो आपका 5.0 माइक्रोमीटर इसका आपका होता है। ये जो आपका डिंब है, जो आपका ओवम है, ओवम से ये दोस्तों आपका 20 गुना बड़ा होता है। ठीक है, कितना गुना बड़ा होता है, तो 20 गुना आपका ये बड़ा होता है। ठीक है, अब आप कहिएगा सर कि ये जो ओवम है ये तो आपका मादा यानी कि आपके स्त्री में रहता है, ये जो ये स्पर्म ये आपके कहाँ रहता है, पुरुषों में रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल किंगडम के बारे में, तो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें आपका पुरुष और आपका फीमेल या मेल नहीं देखा जाता है। जो मेल और फीमेल है वो दोस्तों पूरी एनिमल किंगडम में ही आते हैं। ठीक है, तो इसको बस आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपका आरबीसी का, कहीं कहीं किताब में आपको आरबीसी का भी नाम दिया जाएगा कि सबसे जो छोटा कोशिका होता है वह आपका आरबीसी होता है। ठीक है, तो सबसे इसको नोट कर लीजिएगा कि जो आरबीसी होता है वो दोस्तों आपका सबसे छोटा नहीं, आपका दूसरा नंबर का सबसे छोटा कोशिका होता है। तो आपके ऑप्शन में स्पर्म अगर नहीं होगा तब आपको आरबीसी क्लिक करना है। अगर आपका ऑप्शन में स्पर्म भी है, आरबीसी भी है, तो आपको स्पर्म ही क्लिक करना है। आपका आरबीसी दूसरा नंबर का सबसे छोटा कोशिका है। ठीक है, इसके अलावा सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं, लॉन्गेस्ट ये तो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए, बड़ा, छोटा, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे। लॉन्गेस्ट यानी लंबी, तो सबसे लंबी कोशिका होता है वो दोस्तों आपका होता है न्यूरॉन दोस्तों आपका सबसे लंबी कोशिका होता है, इस बात को याद रखिएगा। न्यूरॉन की बात करेंगे तो इसका जो लंबाई होता है आपका 100 माइक्रोन इसका आपका लंबाई होता है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपको बताते हैं इसमें जो कोशिका विभाजन होता है वो दोस्तों आपका नहीं होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इसमें आपका कोशिका विभाजन है जो कि आपका नहीं होता है। इस कारण आपका जब मस्तिष्क वगैरह में जब आपको चोट लगता होगा तो न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, तो जब यही कारण है कि मस्तिष्क में पुनर्योजी जो क्षमता होता है वो दोस्तों आपका बहुत ही धीरे धीरे होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। जब आप मस्तिष्क में चोट वगैरह लगता होगा, जब आपका याददाश्त जाता है, फिल्म वगैरह में देखते होंगे, तो बहुत ही धीरे धीरे आपका जो उनका याददाश्त है जो कि आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो कोशिका जो विभाजन होता है न्यूरॉन में आपका होता ही नहीं है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा न्यूरॉन में आपका जो सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम है जो कि दोस्तों आपका कोशिका विभाजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सेंट्रोसोम दोस्तों आपका न्यूरॉन में नहीं होता है, इस कारण इसमें कोशिका विभाजन है जो कि आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे लॉन्गेस्ट प्लांट सेल के बारे में। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल के बारे में आपका कौन है, सबसे बड़ा प्लांट सेल कौन है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन है, तो वो दोस्तों आपका है रेमी का रेशा। ठीक है, रेमी का रेशा। ठीक है, रेमी का रेशा अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग फिगर के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये रेमी का रेशा है दोस्तों आपका लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। ठीक है, इसके अलावा आपके ऑप्शन में कहीं कहीं जूट भी देखने को मिलता है किताब में, तो आपको बता दें कि जो रेमी का रेशा है, रेमी का रेशा के बाद जो सेकेंड नंबर पर आपका लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है वो दोस्तों आपका जूट है। ठीक है, इसके अलावा लॉन्गेस्ट एनिमल सेल की बात करेंगे, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल का, तो लॉन्गेस्ट जो एनिमल सेल है आपका, ये आपका न्यूरॉन ही है, इसको भी आप याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल के साथ साथ आपका ये क्या है, मानव का भी सबसे बड़ा सेल है, लॉन्गेस्ट सेल आपका न्यूरॉन ही है। इसके अलावा एक याद रखिएगा, सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, सबसे बड़ा दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक से कोशिका, प्रोकैरियोटिक के बारे में भी नहीं पढ़े हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है सबसे बड़ी वो कौन है, तो वो दोस्तों आपका है अस्पाइरिलम। ठीक है, अस्पाइरिलम कोशिका, अस्पाइरिन जो कि आपका एक जीवाणु है जो कि दोस्तों आपका सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, अस्पाइरिलम की बात करेंगे तो इसका जो आकार है आपका स्पाइरल कॉपी आप लोग के पास होगा। ठीक है, तो स्पाइरल आकार का ये दोस्तों आपका ये जीवाणु है जो कि आपका होता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिएगा कि सबसे जो बड़ी जो प्राकृतिक कोशिका है वो कौन है, वो तो दोस्तों आपका ये अस्पाइरलम है। ठीक है,
चलिए, तो आज का क्लास दोस्तों आपको यहीं तक है जो कि रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ा है सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका जीव विज्ञान के बारे में। कोशिका जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कोशिकाओं का अध्ययन में हम कोशिका का अध्ययन हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका का जो अध्ययन होता है आपका कोशिका जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो कोशिका विज्ञान के जनक आपके रॉबर्ट हुक हैं। इसके अलावा सेल बायोलॉजी जो शब्द है, ठीक है, शब्द कौन है, शब्द कौन दिया था, तो आपका हर्टविग ने दिया था। इसके अलावा विज्ञान के जनक यानी पिता आपके रॉबर्ट हुक थे। इसके अलावा एक शब्द आपके देखें साइटोजेनेटिक्स, ठीक है, साइटोजेनेटिक्स की बात करेंगे तो इसका ये जो शब्द है किसने दिया था, तो H.G. मिलर ने ये शब्द आपका दिया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिस्कवरी ऑफ सेल आपका कैसे हुआ है, तो सेल का डिस्कवरी आपका रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया रॉबर्ट हुक के द्वारा, उस पुस्तक का नाम था आपका माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक का नाम था। इसके अलावा जब इन्होंने खोजा तो इन्होंने आपका मृत कोशिका को खोजा था। इसके अलावा जब लियोनहुक आए तो लियोनहुक जब बारिश में जा रहे थे तो उनके पैर में कीचड़ लगा तो उनको जब निकालें उसको माइक्रोस्कोप में रखें तो उसमें देखें कि जो जीव है आपका हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। तो जब हिलता डुलता दिखाई दे रहा है तो इन्होंने आपका क्या किया, जीवित कोशिका का खोज किया। ठीक है, तो लियोनहुक क्या किए, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आपका लियोनहुक ने किया। ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, आपका लियोनहुक ने किया। मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो दोस्तों आपका रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, तो इसके अलावा आपका लियोनहुक जीवित कोशिका के बाद आपका आरबीसी का खोज, आर्कियस्पर्म का खोज, प्रोटोजोआ का खोज इन्होंने किया। इसके अलावा सूक्ष्म विज्ञान के जो पिता हैं किसे कहा जाता है, तो सूक्ष्म विज्ञान के पिता दोस्तों आपको सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, आपकी लियोनहुक को ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब इन्होंने जीव को देखा था तो इसका नाम क्या दिया था, एनिमलक्यूलस इसका नाम दिया था, जो कि बाद में चलकर माइक्रोबैक्टीरिया बना, जिसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपका माइक्रोस्कोप में दिखता है, माइक्रोस्कोप हटा लेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया जिस पुस्तक का नाम था आपका सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है, यानी कि प्रकृति के रहस्य। ठीक है, तो सीक्रेट ऑफ नेचर जो पुस्तक है आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद हम लोगों ने देखा आपका सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनहुक को कहा जाता है। इसके अलावा जीवाणु जगत के पिता की बात करेंगे, जीवाणु जगत के पिता की बात करते हैं तो हम लोग किसे कहते हैं, तो लुई पास्चर को आपका जीवाणु जगत के पिता है जो कि कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का कारक खोज वगैरह आपका लुई पास्चर जी ने ही किया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखें आगे आधुनिक कोशिका के पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कोशिका के पिता कार्ल पी स्वानसन को कहा जाता है। कार्ल पी स्वानसन के द्वारा भी आपका एक सेल बुक नाम की पुस्तक है जो कि लिखा गया था। इसके बाद हम लोग ने आपके अरुण कुमार शर्मा जी के बारे में जाना कि अरुण कुमार शर्मा को आपके भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको शांति स्वरूप भंडाकर पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1967 में दिया गया था। इसके अलावा 1983 में पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। 1958 में आपका शांति स्वरूप भंडाकर पुरस्कार का शुरुआत है जो कि हुआ था। और शांति स्वरूप भंडाकर पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका स्लाइडेन एंड स्वीडन ने आपका सेल थ्योरी जो कि दिया था, जिसका पूरा नाम आपका थियोडर स्वान एफ मेथियास जेकब स्लाइडेन इनका पूरा नाम था। ठीक है, इन्होंने कोशिका थ्योरी के विषय में आपका 3 पार्ट यानी कि 3 नियम दिया। एक नियम दिया कि सभी जीवित जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। दूसरा दिया कोशिका जीव की सबसे बड़ी बुनियादी इकाई है। इसके अलावा सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, ये 3 आपका सेल थ्योरी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको वायरस के बारे में पढ़ें कि वायरस क्या है, एक आपका कोशिकीय जीव है। तो वायरस पता चला कि आपका क्या है, कोशिकीय जीव नहीं, आपका अकोशिकीय जीव है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा आपका ओमिनस सेलुला सिलिकस के बारे में कि ओमिनस सेलुला जो सिलिकस था, ये जो थ्योरी था यानी कि आपका जो कोशिका का जो उत्पत्ति होता है दूसरे सेल से उपजी होता है। ठीक है, तो ये आपका दिया था आपका रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, जब ये आपके 34 वर्ष के आपके थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा लुई पास्चर के बारे में और जो फैक्ट था उसको देखा कि जो आपका जर्म रोगाणु सिद्धांत यानी कि जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज है वो किसने दिया था, तो आपका लियोनहुक ने दिया था। इसके अलावा रेबीज का वैक्सीन, कोलेरा का वैक्सीन, हेंड्रिक्स का वैक्सीन का खोज किसने किया, तो लुई पास्चर जी ने किया। इसके अलावा जो पाश्चीकरण का सिद्धांत था, जिसे कि हम लोग दूध को गर्म करके उसमें जीवाणु जो होता है उसको नष्ट कर देते हैं, इसका भी सिद्धांत दोस्तों आपका किसने दिया था, तो आपके लुई पास्चर नहीं दिया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि आपका जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जीवाणु विज्ञान के पिता आपके रॉबर्ट कोच को कहा जाता है, आपका जीवाणु विज्ञान के पिता। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग ने स्मॉलेस्ट और आपका लार्जेस्ट सेल के बारे में पढ़ा था कि कौन आपका स्मॉलेस्ट सेल है, कौन आपका लार्जेस्ट सेल है। तो स्मॉलेस्ट सेल दोस्तों आपका माइक्रोप्लाज्मा था, जो कि आपका क्या है, आपका इसमें कोशिका भित्ति क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है। इसके अलावा माइक्रोप्लाज्मा आपका क्या है, एक आपका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया है। ये दोस्तों आपका एंटीबायोटिक नहीं होता, इसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं होता है। इसका आकार की बात करेंगे तो
1 से लेकर आपका 0.5 मिलीमीटर तक इसका क्या होता है, आपका आकार होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ा पीपीएलओ, ठीक है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म के बारे में पढ़ा कि पिलोरो न्यूमोनिया ऑर्गेनिज्म लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका न्यूमोनिया होता है उसमें ये जीवाणु होता है जो कि आपका कारक होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि माइक्रो जो प्लाज्मा होता है इसे पशु समाज का क्या कहा जाता है, जोकर कहा जाता है। जोकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपना आकार है जो कि तुरंत आपका चेंज कर देता है। इसके अलावा जो माइक्रोप्लाज्मा कौन से जगत का था, तो आपका मोनोरेरा जगत का था, ठीक है। इसके अलावा सबसे छोटी बैक्टीरिया की बात करेंगे जिसमें आपका कोशिका भित्ति भी होता है, तो डायलिस्टर आपका इसका क्या है, सबसे छोटी बैक्टीरिया जिसमें आपका कोशिका भित्ति भी होता है, जिसका साइज की बात करेंगे 0.5 से लेकर आपका 166 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल की बात करेंगे, ये कौन है, तो दोस्तों आपका शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो जो आपका लार्जेस्ट सेल होता है पूरे आपके एनिमल किंगडम में। इसके वजन की बात करेंगे तो 1.4 केजी इसका वजन होता है, 15 सेंटीमीटर दोस्तों आपका ये आपका लंबा होता है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ा कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर जीव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये दोस्तों आपका कौन था, एस्टाबुलेरिया था, ठीक है। एस्टाबुलेरिया एल्गा, इसकी साइज की बात करेंगे तो 1 से लेकर आपका 10 सेंटीमीटर तक ये आपका क्या होता है, आपका लंबा होता है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कैसे कहते हैं, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन है, वो दोस्तों आपका ओवम है यानी कि डिम है, जिसे कि हम लोग अंड भी के नाम से जानते हैं। इसका साइज की बात करेंगे 0.5 से लेकर 0.2 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ा स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, ठीक है। आपका सबसे छोटा कोशिका कौन है, तो आपका स्पर्म यानी कि शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु की बात करेंगे तो 5.0 माइक्रोमीटर इसका आपका क्या होता है, साइज होता है। इसके बाद दोस्तों आपका जो आरबीसी होता है वो आपका दूसरे नंबर का सबसे छोटा आपका क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा सबसे लंबा सेल होता है आपका, वो आपका न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में दोस्तों आपका कोई भी कोशिका, न्यूरॉन आपका मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में न्यूरॉन में आपका कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए दोस्तों आपका जो मस्तिष्क में एक बार याददाश्त वगैरह चला जाता है तो उसको आने में थोड़ा सा समय लगता है या कभी कभी आता भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मस्तिष्क में पुनर्जोई करने का क्षमता दोस्तों आपका नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें आपका कोशिका विभाजन होता नहीं है। कोशिका विभाजन क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम किस लिए होता है, ये आपका कोशिका विभाजन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन है वो कहाँ होता है, इसको हम लोग ने छूट गया था। तो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन आपका लीवर में होता है यानी कि यकृत में होता है। इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ नहीं होता है, तो न्यूरॉन में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने लॉन्गेस्ट प्लानेट सेल के बारे में पढ़ा था। तो लॉन्गेस्ट जो प्लानेट सेल है वो दोस्तों आपका रेमी का रेशा है। जूट का स्थान आपका सेकंड नंबर का है। रेमी का जो रेशा आपका 190 सेंटीमीटर का होता है। इसके अलावा लॉन्गेस्ट एनिमल सेल के बारे में हम लोग देखा तो ये भी आपका कौन है, न्यूरॉन ही है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग देखा तो ये आपका क्या था, आपका स्पाइरिलम था, ठीक है, जो कि आपका क्या है, जीवाणु है, ठीक है, जो कि आपका स्पाइरल आकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आज का आपका हमारा क्लास रहा है, जो कि आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।